नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का पेपर नंबर 69 लेकर आया हूं। टारगेट 30 में से 30 प्रश्न सही करने का है। पिछली बार कई सारे विद्यार्थियों ने हिंदी में 30 में से 30 प्रश्न सही किए थे और इस बार भी यहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। साथियों, तैयारी तो हज़ारों कर रहे हैं, लेकिन आप यूँ मानिए हज़ारों विद्यार्थियों में से सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जिनके 30 में से 30 बिल्कुल हिंदी में राइट रहेंगे। यदि आप इस पूरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रखते हो 100 टेस्टों तक, तो L1 के लिए और L2 के लिए साथियों बेहद उपयोगी है ये टेस्ट सीरीज। और यहाँ टारगेट है अपना 30 में से 30 प्रश्न सही करने का। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, किस क्रमांक में सही सामसिक पद नहीं है? गति के अनुसार, यथागति, पल पल, प्रतिपल, 3 लोगों का समाहार त्रिलोक और 6 है माताएं जिसके वह है चाणधातुर। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिए, जिस क्रमांक में सही सामसिक पद नहीं है उसका चयन आपको करना है। तो प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प रहेगा आपके साथियों? प्रश्न संख्या 1 में जो सही आंसर है वो तीसरा विकल्प रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 लोगों का नहीं, 3 लोकों का समाहार त्रिलोक कहलाता है। 3 लोगों का, यहाँ व्यक्तियों की बात की जा रही है, जबकि 3 लोकों का समाहार त्रिलोक होता है साथियों। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरे प्रश्न को देखेंगे। किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है? ईश्वर प्रदत्त, ग्रहागत, हस्तलिखित और भूखमरा। तो करण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा, इसका कारक चिन्ह होता है। तो ग्रहागत, भूखमरा, हस्तलिखित और ईश्वर प्रदत्त। तो ईश्वर प्रदत्त का समास विग्रह होता है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, तो के द्वारा आ रहा है। हस्त के द्वारा लिखित, के द्वारा है। भूख मरा, भूख से मरा, से आ रहा है। ग्रहागत, ग्रहागत जो शब्द है साथियों, इसमें से भी नहीं आ रहा है और के द्वारा भी नहीं आ रहा है। अर्थात प्रश्न नंबर 2 में आपके जो दूसरा विकल्प है वो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 3 है आपके, गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है? गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, इसमें छोटी की मात्रा और इसमें बड़ी की मात्रा। गीता प्लस अंजलि और गीता प्लस अंजलि। तो साथियों प्रश्न संख्या 3 में राइट आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही रहेगा? गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंजलि में छोटी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा वालों को आप गलत कर दो। अब गीत प्लस अंजलि, ये गीता प्लस अंजलि, तो साथियों गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा गीत प्लस अंजलि। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 3 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस अलाप, वार्त प्लस अलाप और वार्त प्लस आलाप। तो बताइए प्रश्न नंबर 4 में वार्तालाप जो शब्द है साथियों, जिसमें दीर्घ संधि हो रही है। अब आपको नियम तो याद है कि समान स्वर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। तो चौथे प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 4 में सही है? वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा साथियों? प्रश्न नंबर 4 में राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, वार्तालाप शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वार्ता प्लस आलाप बराबर शब्द बनेगा वार्तालाप। और इसमें कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है साथियों। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 5वां प्रश्न है, गुणाकेश अर्थात शिव शब्द में कौन की संधि विच्छेद आपको करना है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गुड़ प्लस केश, फिर गड़ाके प्लस शे, फिर गुड़ाका प्लस ईश और गुड़ा प्लस केश। तो बताइए गुड़ाकेश शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। कौन सा विकल्प बिल्कुल इसका सही संधि विच्छेद है साथियों? प्रश्न नंबर 5 में राइट आंसर बताइए कौन सा रहेगा? पहला गुड़ प्लस केश, जी नहीं, गलत है। गड़ाके प्लस शे, गलत है। गुड़ा प्लस केश या गुड़ाका प्लस ईश। तो साथियों गुड़ाकेश शब्द में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गुड़ाका प्लस ईश बराबर शब्द बनेगा गुड़ाकेश। विकल्प नंबर आपके तीसरा सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो छठा प्रश्न,
इनमें से कौन सी संधि गलत है? पयः प्लस पान, पयोपान, रजः प्लस गुण, रजोगुण, ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त, मनः प्लस ताप, मनस्ताप। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। जिस विकल्प में संधि गलत दे रखी है साथियों, उसका चयन प्रश्न संख्या 6 में आपको करना है। तो देखो, ऊपरी प्लस उक्त शब्द बनता है उपयुक्त, बिल्कुल सही है। मनः प्लस ताप शब्द बनता है मनस्ताप, ये भी सही है। तीसरा चौथा तो सही है। अब पहला या दूसरा, रजः प्लस गुण रजोगुण या पयः प्लस पान पयोपान, कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है साथियों? तो देखो, प्रश्न संख्या 6 में जो संधि गलत है वो पयः प्लस पान पयोपान नहीं होता है, बल्कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, पयः पान ही इसका रहेगा। तो प्रथम जो विकल्प है पयोपान नहीं, पयः प्लस पान पयः पान ही रहेगा साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न, कौन सा शब्द संधि का अपवाद नहीं है? अक्षोहिणी, प्रौढ़, गवेंद्र और महेंद्र। तो इनमें से उस शब्द का आपको चयन करना है जो कि संधि के अपवादों में नहीं आता है। कौन सा विकल्प है साथियों प्रश्न नंबर 7 में आंसर? तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 7 में। देखिए, अक्षोहिणी, ऊह, ऊट, उहिणी, अगर स्वर के बाद में ये आ जाते हैं तो वो होना तो गुण चाहिए था, हो वृद्धि जाती है, तो ये संधि का अपवाद है। ऊह, ऊट, उहिणी, इसमें भी ऐसा होता है, होना तो गुण चाहिए था लेकिन हो वृद्धि जाती है। गवेंद्र भी शब्द साथियों जो है ये अयादि संधि का अपवाद है, लेकिन महा प्लस इंद्र महेंद्र ये किसी भी संधि का अपवाद नहीं है, बल्कि इसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो 7वें प्रश्न में आपके 4th विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अधर्म, अधमरा, अधपका और अधजला। तो इनमें से जिस विकल्प में अध उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, प्रश्न नंबर 8 में आपको उसका चुनाव करना है साथियों। कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, अधजला का निर्माण हुआ है, अध प्लस जला, आधा जला हुआ, अधजला, ठीक है। फिर अधपका, अध प्लस पका मतलब आधा जो पका हुआ है। फिर अधमरा, अध प्लस मरा बराबर शब्द बनेगा अधमरा, आधा मरा हुआ, ठीक है। लेकिन अध प्लस रम नहीं, अ प्लस धर्म होता है। अधर्म शब्द में अध उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें अ उपसर्ग है, और धर्म क्या है साथियों? इसमें मूल शब्द है। अतः प्रश्न नंबर 8 में आपके प्रथम विकल्प सही है, क्योंकि इसमें अध उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उ, उद, उन और उत। तो देखो, उज्ज्वल शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो उत प्लस ज्वल क्या होता है? उत प्लस ज्वल तय किस में परिवर्तित हो जाएगा? जय में परिवर्तित हो जाएगा साथियों। व्यंजन संधि इसमें होती है। अब होता क्या है कि जो हिंदी की किताबें हैं मान्यता प्राप्त, उसमें दोनों उपसर्ग, उत कई जगह उत उपसर्ग मिलता है और कई जगह उद उपसर्ग मिलता है साथियों। तो इस प्रश्न को आप उलझा हुआ प्रश्न कह सकते हो, क्योंकि कई जगह उद उपसर्ग होता है, उद उपसर्ग होता है, कई जगह उत और उद। तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे यहाँ पर विकल्प नंबर 4 पर, उत उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, हालांकि दोनों एक साथ आते नहीं है, ठीक है। तो 4th विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो और बच्चा सोता है। तो जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है उसका चयन प्रश्न नंबर 10 में करना है साथियों। यहाँ रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है और बच्चा सोता है, इन तीनों में ही संयुक्त क्रिया नहीं हो रही है, बल्कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो आया करो, आना और करना दोनों ही क्या है? क्रिया, दोनों एक साथ आ रही है। अतः जो तीसरा विकल्प है ये एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। आपके प्रश्न नंबर 10 में 3rd विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है आपके, महात्म्य शब्द है, क्रिया है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? तो साथियों, महात्म्य शब्द इनमें से क्या है? कोई क्रिया तो नहीं है भाई ये। अब आपके पास जातिवाचक भी नहीं है, ये भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक तो महात्म्य दोनों अलग चीज़ें होती है, ये भी व्यक्तिवाचक भी नहीं है। तो अब आपके पास क्या बच रहा है? भाववाचक। बिल्कुल, महात्मा जो शब्द है इसमें जब हम ये प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है महात्म्य। और साथियों यहाँ पर बिल्कुल इसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी और माधुर्यता।
तो मधुर विशेषण से बनी जो भाववाचक संज्ञा है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 12 में करना है साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा? तो देखो मधुर, मधुर एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? एक विशेषण शब्द है। और इसकी जो भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं तो माधुरी तो नहीं बनेगा, माधुरी तो किसका नाम होता है, मधुरिमा भी नहीं बनेगा, माधुर्यता या माधुर्य। तो साथियों ये और ता प्रत्यय साथ साथ नहीं लगते हैं, इसलिए माधुरी यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है विदुषी, विद्वानता, विद्वता और वरदान। तो विद्वान से वरदान तो बनता ही नहीं है, ये तो कहीं से कहीं तक आपका आंसर नहीं होगा। चौथा विकल्प तो आप हटा दीजिए। विद्वान से विद्वता बनेगा, विद्वानता बनेगा या विदुषी बनेगा। 13वें प्रश्न में राइट आंसर का चुनाव कीजिए साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही उत्तर है? तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 13 का। विद्वान विशेषण से बनी जो भाववाचक संज्ञा है साथियों वो होता है, कौन सा विकल्प रहेगा प्रश्न नंबर 13 में? तो विद्वान से विदुषी। विदुषी तो क्या है साथियों? विदुषी तो मतलब स्त्रीलिंग है विद्वान का। विद्वता इसका बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही रहेगा। विद्वान से क्या बनेगा? विद्वता बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। आपके 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा और आंखें। देखो जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 14 में करना है। तो शाम अच्छी होती है तो शाम शब्द क्या? स्त्रीलिंग। रात अच्छी होती है तो रात शब्द क्या? स्त्रीलिंग। आंखें अच्छी होती है तो आंखें शब्द क्या? स्त्रीलिंग। लेकिन कलेवा अच्छी नहीं होती, कलेवा अच्छा होता है, मतलब कलेवा शब्द क्या है साथियों? एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनमें से जो कलेवा शब्द है ये स्त्रीलिंग में नहीं आता है। 14वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा, छात्र, साइकिल और मामा। तो जिस शब्द का लिंग नहीं बदलता है उसका चयन प्रश्न नंबर 15 में करना है। बताइए कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है? तो देखो मामा, मामा का मामी हो जाता है। छात्र, छात्र का छात्रा हो जाता है। चाचा, चाचा का चाची हो जाता है। लेकिन साइकिल का कोई लिंग परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रश्न नंबर 15 में आपके जो तीसरा विकल्प है साथियों यही 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही है। इनमें से जो साइकिल शब्द है इसका लिंग नहीं बदलेगा, बाकी चाचा, छात्र और मामा इनका लिंग परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 15 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा साथियों, ठीक है, अच्छा लगे तो। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे। परिश्रम शब्द है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो हिंदी में लिंग के 2 ही प्रकार चलते हैं, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये तो किस में चलती है साथियों? संस्कृत में चलती है। तो चौथा विकल्प भी आप हटा दीजिए। अब आपके पास स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो परिश्रम अच्छा होता है या परिश्रम अच्छी होती है? तो क्या होता है साथियों? परिश्रम अच्छा होता है। तो ये कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कैसा शब्द है? परिश्रम पुल्लिंग शब्द है। अतः विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रिय का स्त्रीलिंग होगा प्रिय, प्रिया, प्रियता और प्रियशु। तो जो प्रिय शब्द है उसका आपको क्या बनाना है? स्त्रीलिंग रूप बनाना है। प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर बताइए। प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा साथियों? 17वें में प्रिय बनेगा, प्रिया बनेगा, प्रियता बनेगा और प्रियशु बनेगा। तो 17वें प्रश्न में जो राइट आंसर है देखो प्रिय, प्रिय का प्रियशु या प्रियता तो नहीं बनेगा, ये तो आपको क्लियर पता चल रहा है। लेकिन प्रिय या प्रिया, तो देखो प्रिय शब्द का जो स्त्रीलिंग बनता है मेरी प्रिया, मेरे प्रिय मतलब मेरे प्रिय मतलब पुरुष के लिए, मेरी प्रिया मतलब स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर ये जो प्रिया शब्द है ये प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग होगा। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 17 में बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न देख लेते हैं। लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्न में से किस विधि में बिंदु बिंदु से वर्णाकृति बनाकर अभ्यास कराया जाता है? रूपरेखा अनुकरण विधि, रचना अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि और पेस्टोलॉजी विधि। तो जिस विधि में क्या किया जा रहा है, प्रश्न को समझने की कोशिश करो एक बार।
लेखन कौशल विकसित करने के लिए क्या किया जा रहा है, किस विधि में बिंदु बिंदु से वर्णाकृति बनाकर अभ्यास कराया जाता है। बिंदु बिंदु से, जैसे यहाँ पर मैं कुछ बिंदु यहाँ पर बना देता हूँ कि ऐसे बिंदु बने होते हैं, और जैसे मैं यहाँ के लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने के लिख दिया ये इस प्रकार से। अब बच्चों से क्या कहा कि ये जो बिंदु है इनको मिलाओ, तो बालक इन बिंदुओं को मिलाएगा साथियों इस प्रकार से। फिर यहाँ ये बिंदुओं को मिला रहा है ये, और कि बेटा ये क्या बना, किस ये है क। तो इस प्रकार की जो विधि होती है उस विधि को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 में देखिए, इसको कहा जाता है रूपरेखा अनुकरण विधि। किस नाम से जाना जाता है साथियों, इसको रूपरेखा अनुकरण विधि, जिसमें छात्र यहाँ पर जो रूपरेखा होती है उसका अनुकरण करता है इस प्रकार। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का गुण नहीं है। सामग्री सुंदर व आकर्षक होनी चाहिए। सामग्री का आकार कम से कम इतना होना चाहिए कि कक्षा के सभी बालक उसे देख सके, और सामग्री छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने वाली होनी चाहिए, और सामग्री में अत्यधिक बातों का संकलन होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प रहेगा। तो देखो यहाँ पर जो दृश्य श्रव्य सामग्री का गुण नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 19 में करना है। देखो, सामग्री सुंदर और आकर्षक, दिखने में अच्छी होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। तो सामग्री का आकार कम से कम इतना होना चाहिए कि कक्षा के सभी बालक उसे देख सके, तो मतलब नॉर्मल एक साइज भी उसकी होना चाहिए, ये भी सही है। सामग्री छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने वाली होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन सामग्री में अत्यधिक बातों का संकलन हो, ये सामग्री का गुण नहीं है साथियों। दृश्य श्रव्य सामग्री का कि अत्यधिक बातों का संकलन हो, ये कोई जरूरी नहीं है, कम बातों में भी बेहतर चीज़ें सीख सकते हैं। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 20 क्या पूछ रहे हैं साथियों आपसे। 20वां प्रश्न है, निम्न में से अप्रमापीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है। प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूहों में की जाती है, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, यह कक्षा शिक्षक के द्वारा किया जाता है, और सामान्यतः इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही रहेगा। देखिए, अप्रमापीकृत परीक्षण की जो विशेषता नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 20 में करना है। तो अप्रमापीकृत मतलब जो थोड़ा साथियों शिक्षक निर्मित हो, आप उसको कह सकते हो। जो बोर्ड परीक्षाओं द्वारा निर्मित परीक्षण होते हैं वो तो प्रमापीकृत होते हैं। तो देखो, अप्रमापीकृत परीक्षण जो होते हैं प्राप्तांकों की व्याख्या इसमें छोटे समूह में की जाती है, सही है। तात्कालिक आवश्यकता की यह पूर्ति कर सकते हैं, और कक्षा शिक्षक के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। लेकिन इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक नहीं होती है, बल्कि सामान्यतः इनकी विश्वसनीयता एवं वैधता कैसी होती है, कम होती है साथियों। अतः विकल्प नंबर 4 आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो 21वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 21 है, छोटा बालक पुस्तक के रंग बिरंगे चित्रों को बहुत पसंद करता है, यह पाठ्य पुस्तक के किस गुण से संबंधित है। तो यह देखिएगा, यह आवरण है, यह कागज है, यह सार्थकता और यह उत्सुकता है। तो प्रश्न नंबर 21 को अगर समझोगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रश्न मिलेगा साथियों आपको। ये 21वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1 आवरण। कैसे रहेगा, क्योंकि छोटा बालक क्या कर रहा है, पाठ्य पुस्तक के रंग बिरंगे चित्रों को बहुत पसंद करता है। तो साथियों, पाठ्य पुस्तक के जो रंग बिरंगे चित्र हैं ये उत्सुकता थोड़ी है, ये तो उत्सुकता तो छात्र से संबंधित हो गई। सार्थकता भी नहीं है, कागज भी नहीं है, बल्कि उसका आवरण है। ये क्या है, उसका आवरण है पाठ्य पुस्तक का। तो 21वें प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न है, देखो और कहो विधि में किस बिंब का विशेष महत्व होता है। विशेष महत्व होता है तो भाव बिंब का, दृश्य बिंब का, श्रुति बिंब का, और इनमें से कोई नहीं। देखो, देख करके कहना है। अब देख करके कहना है तो सुन तो रही नहीं, तो सुन नहीं रहे तो श्रुति बिंब का महत्व नहीं रहेगा। इनमें से कोई नहीं को भी आप हटा दो, भाव बिंब भी नहीं आ रहा है बल्कि देख कर कह रहे हैं, तो कौन से बिंब का विशेष महत्व रहेगा, दृश्य बिंब का विशेष महत्व रहेगा देखो और कहो विधि में। 22वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 23। भाषा विकास के अंगों में निम्न में से कौन सा बिंब नहीं है। वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और बाहुल्यता।
तो बताइए 23 में कौन सा विकल्प आपका सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। साथियों, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 23वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, मैंने कहा है 30 में से 30 प्रश्न सही कर सकते हो आप हिंदी में गारंटी के साथ में। तो राइट आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23 में। देखो, भाषा विकास के अंगों में निम्न में से जो बिंब नहीं है, वाक्य विन्यास है, अभिव्यक्ति है, शब्द भंडार है, लेकिन बाहुल्यता को भाषा विकास के अंगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः 23 में आपके जो फोर्थ विकल्प है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। कौन सा? फोर्थ विकल्प। 23 में बाहुल्यता भाषा विकास के अंगों में सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए फोर्थ विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आपके 24 है, किस उपागम में छोटी छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की तरफ जटिलताओं को बढ़ते क्रम में सीखते हैं? हर्बर्ट उपागम में, चक्राकार उपागम में, स्किनर उपागम में, और इनमें से कोई भी नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 24 में देखिएगा क्या कह रहा है, छोटी छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की तरफ जटिलताओं को बढ़ते क्रम में सीखते हैं। मतलब हम जब छोटी छोटी कक्षाओं में हम जब पढ़ते हैं तो जब धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में बढ़ते हैं तो साथियों जटिलताओं को एक बढ़ते क्रम में सिखाया जाता है चक्राकार उपागम में। किस उपागम में सिखाया जाता है? चक्राकार उपागम में। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 24 का सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग इस विधि के साथ उत्तम रहता है? प्रश्नोत्तर विधि के साथ, दूरस्थ विधि के साथ, भाषा प्रयोगशाला विधि के साथ, और अभिकल्पित अधिगम के साथ। तो 25 का राइट आंसर बताइए कौन सा आपके प्रश्न नंबर 25 में सही रहेगा। साथियों, व्याख्यान विधि का जो प्रयोग है वो किस विधि के साथ उत्तम रहेगा? तो दूरस्थ विधि के साथ नहीं रहेगा, अभिकर्मित अधिगम के साथ नहीं रहेगा, और भाषा प्रयोगशाला के साथ भी नहीं रहेगा, बल्कि जो प्रश्नोत्तर विधि है, कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। साथियों, प्रश्नोत्तर विधि का यदि हम व्याख्यान विधि के साथ प्रयोग करते हैं तो व्याख्यान विधि बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 26वां प्रश्न है आपके, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का अर्थ है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, और अध्यापक के द्वारा नाटक का अभिनय करना। 26 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपके 26वें प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, वाचिक अभिनय का सही अर्थ किस विकल्प में दे रखा है? तो देखो, अध्यापक द्वारा जो नाटक का वाचन किया जाता है उसको तो आदर्श अभिनय विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदर्श अभिनय विधि। एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना वाचिक अभिनय, या कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना वाचिक अभिनय, या अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 26 है इसमें पहला और चौथा विकल्प तो गलत है। अब दूसरा या तीसरा कौन सा विकल्प आपका 26 में सही है साथियों? राइट आंसर अगर हम इसका देखें तो वाचिक अभिनय का मतलब होता है कई विद्यार्थियों द्वारा, कक्षा के कई छात्रों के द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना ही वाचिक अभिनय कहलाता। वाचिक मतलब बोल करके अभिनय करना। तो थर्ड विकल्प आपके 26 में सही है। चलिए नेक्स्ट 27 पे आते हैं तो आपके 27वां प्रश्न। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ सभी सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज पूर्णतः निःशुल्क मैंने चला रखी है। तो 27 है, निम्न में से लेखन संबंधी त्रुटियों का कारण कौन सा नहीं है? अधूरा ज्ञान, अभ्यास की कमी, जल्दबाजी, और गामकपेजिया। तो यहाँ पर बताइए प्रश्न नंबर 27 में लेखन संबंधी जो त्रुटियाँ बालक के द्वारा की जाती है उसका कारण कौन सा नहीं है? तो साथियों, प्रश्न नंबर 27 में हमारे पास यदि ज्ञान अधूरा है तो भी हम लेखन संबंधी त्रुटियां कर सकते हैं, अभ्यास की कमी है तो भी लेखन संबंधी त्रुटियां कर सकते हैं, जल्दबाजी के कारण, ज्ञान पूरा हो अभ्यास की कमी भी नहीं हो लेकिन हम जल्दबाजी के कारण भी कई बार लेखन संबंधी त्रुटियां कर सकते हैं। तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा आपका आंसर नहीं रहेगा 27 में, बल्कि जो चौथा विकल्प है गामकपेजिया, ये लेखन संबंधी त्रुटियों का कारण नहीं होता है। फोर्थ विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट 28 पे आते हैं तो आपके 28वां प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है उपचारात्मक शिक्षण के लिए? विषय अध्यापक आवश्यक नहीं है, एक ही शिक्षण विधि आवश्यक नहीं है, निदानात्मक शिक्षण आवश्यक नहीं है, और उपलब्धि की जाँच आवश्यक नहीं है। तो 28 में देखिएगा
उपचारात्मक शिक्षण हम कब करेंगे? जब हम निदानात्मक शिक्षण कर लेंगे, क्योंकि पहले निदान करेंगे उसके बाद ही तो उपचार किया जाएगा साथियों। तो तीसरा विकल्प तो गलत है, क्योंकि ये तो आवश्यक है। विषय अध्यापक भी आवश्यक होता है, ये भी आपका आंसर नहीं है। तो चौथा या दूसरा कौन सा विकल्प आपके 28 में सही है? साथियों 28 में राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए एक ही शिक्षण विधि हो यह कोई आवश्यक नहीं माना जाता है, क्योंकि शिक्षण विधि को आप चेंज भी कर सकते हो, दूसरी शिक्षण विधि का भी प्रयोग कर सकते हो। अतः सेकंड विकल्प आपके 28 में बिल्कुल सही उत्तर है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 30 में से कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके जरूर जाना, और कम से कम 5 जगह वीडियो को शेयर करिएगा, रिक्वेस्ट आप सभी मित्रों से। तो चलिए 29 की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अनुवाद प्रणाली और उपयुक्त सभी। तो भाई ऐसा है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि अनुवाद प्रणाली तो नहीं होती है। तीसरा विकल्प गलत है, तो चौथा भी गलत है। पहला या दूसरा तो आगमन या निगमन साथियों राइट आंसर है आपके। देखो निगमन आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि जो आगमन प्रणाली है यह प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में पहले बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में छात्र उन उदाहरणों के माध्यम से नियम या निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नियम या निष्कर्ष। अतः यही बेस्ट है। अगर विकल्प में आगमन निगमन एक साथ दे रखा होता अगर चौथे विकल्प में, तो फिर हम उसको सही करते हैं, लेकिन साथ साथ नहीं दे रखी है दोनों को, तो हम आगमन को सही करेंगे। तो सेकंड विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, यह आपके पेपर नंबर 69 कंप्लीट, 31 टेस्ट आना और बाकी आपके अभी हिंदी के। तो चलिए 30वां प्रश्न, निम्न में से अध्यापन कौशलों में सम्मिलित नहीं है पाठ्यस्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल और श्यामपट्ट कौशल। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 30 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? जो अध्यापन कौशलों में सम्मिलित इनमें से नहीं है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 30 में करना है। देखो, अध्यापन कौशलों में हमें पाठ्यस्थापना कौशल सिखाया जाता है, हमें प्रश्न कौशल भी सिखाया जाता है, हमें श्यामपट्ट कौशल भी सिखाया जाता है, लेकिन साथियों जो लेखन कौशल है इसको अध्यापन कौशलों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 30 में, वो लेखन कौशल आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये अध्यापन कौशलों में सम्मिलित नहीं होता है। तो सेकंड विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। कंप्लीट 69 टेस्ट। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।